Hello everyone and welcome back to the online class of the Crescent School History Class 9th Chapter number 1 The French Revolution. And today the topic is the old one, the France Abolitionist Monarch and New Republic France. तो ये पढ़ रहे थे हम कल पार्ट नंबर 7 में और ये पार्ट नंबर 8 वीडियो है। इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले पार्ट नंबर 1 to 7 देखें फिर जाकर 8 देखें। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, हम सिर्फ एक पार्ट को समझेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट को हम कल के वीडियो में देखेंगे। वेरी इजीली वी आर गोइंग, हम बहुत ऑन टाइम चल रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा हेक्टिक होने की भी नीड नहीं है। यस्टरडे कल के टाइम में हमने जैकोबिन्स क्लब को इंट्रोड्यूस किया था। जैकोबिन क्लब को हमने समझा था ये कौन लोग थे, क्योंकि हमने फ्रांस में बहुत ज्यादा बदलाव देखे हैं। 1789 के पहले का फ्रांस हमने देखा जो एक पूरी मोनार्की सिस्टम का फ्रांस था, जहां पर किंग लुइस 16 नाम का एक किंग था जो पूरा अपना फ्यूडल सिस्टम, अपना राजतंत्र चला रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा किस तरीके से थर्ड स्टेट के लोगों ने और फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के कुछ लोगों की सपोर्ट से एक नेशनल असेंबली बनाई, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फ्रांस को एक मोनार्क से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कंट्री बना दिया। फ्रांस का राजा उस टाइम बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं था, पर अपने आप को कमजोर पाते हुए उसने एडमिट किया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को एक्सेप्ट किया और एक अपनी पावर को खुद रिड्यूस करते हुए महसूस किया। और उसके बाद भी जब भी वो राजा को एहसास हुआ कि उसकी पावर बहुत कमजोर हो गई है तो उसने साजिश की आसपास के मोनार्क कंट्री से, स्पेशली प्रसिया और ऑस्ट्रिया से मिलके कि शायद अगर उनकी सेना को बुलाकर नेशनल असेंबली को खत्म कर दिया जाए, इनके लोगों को मार दिया जाए तो वापस से मैं फ्रांस में अपने कब्जे पा सकता हूँ। लेकिन क्या होता है, जो फ्रांस की नेशनल असेंबली है जिसमें 745 मेंबर्स हैं, उनको पता चल जाता है फ्रांस के राजा के सेक्रेट मिशन के बारे में और वो प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर अनाउंस कर देते हैं। उसी टाइम में हमने देखा था फ्रांस को कैसे इसकी नेशनल एंथम मिल जाती है और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हमने बहुत सारे फ्रांस के रिवोल्यूशंस के बारे में भी पढ़ा। फ्रांस एक रिवोल्यूशनरी टाइम से गुजर रहा था। साथ ही में हमने जैकोबिन क्लब से भी इंट्रोड्यूस किया खुद को कि जैकोबिन क्लब क्या है। यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है, फ्रांस में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं और हमें बहुत ही रिलैक्स होकर एकदम थर्ड व्यू से बाहर से समझना है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो फ्रांस में सबसे पहले हमने देखा कि राजा का राजतंत्र, जब मोनार्की सिस्टम था ना तो किंग लुइस पूरी पावर में था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आया तो सबसे ज्यादा पावर में कौन था? अब किंग लुइस 16 तो नहीं है, तो सबसे ज्यादा पावर में था नेशनल असेंबली। अब ये जैकोबिन क्लब के बारे में हम लोग बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्या ये भी पावर में आने वाला है? तो एक्चुअल में हाँ, ये भी पावर में आने वाला है। तो कैसे आता है? जैकोबिन क्लब जो है ये 1792 की बात है। जैकोबिन क्लब में सबसे पहले तो हमें पता है कि इसमें फ्रांस की सबसे ज्यादा आबादी, ये प्रोमिनेंट क्लब था, सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और सबसे ज्यादा मेंबर्स थे। क्यों? क्योंकि इसमें थर्ड स्टेट के वो सारे लोग थे जो फाइनेंशियली जो है गरीब लोग थे और जाहिर सी बात है उनकी आबादी ज्यादा थी, इसलिए जैकोबिन क्लब में मेंबरशिप भी बहुत ज्यादा थी। उनकी भी बहुत अपनी अपनी समस्याएं थी। फ्रांस को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो बना दिया, राजा को आपने लेस पावरफुल तो बना दिया, लेकिन उनको क्या मिला? ना उनको वोटिंग राइट्स मिला, राइट, वो अपने इलेक्टर्स चुन नहीं सकते थे, पॉलिटिक्स में वो करियर बना नहीं सकते थे, तो फिर उनके लिए तो कोई खास बदलाव हुआ ही नहीं। तो इसलिए वो जो क्या करते हैं कि वो भी रिवॉल्ट करते हैं। यहाँ पर हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। पहले तो क्या हुआ ना कि पेरिसियंस वर एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। खास करके जब हम जैकोबिन क्लब की बात करते हैं तो हम अब तो पूरी तरीके से समझ चुके हैं जैकोबिन क्लब में मैक्सिमम जो है लो बजट के लोग हैं, जो शू मेकर हैं, जो पेस्ट्री मेकर कुक हैं, जो आपके शॉपकीपर्स हैं या दिहाड़ी पे काम करने वाले डेली के मजदूर हैं। तो उन पे असर पड़ता है किस चीज का? अगर फूड शॉर्टेज हो जाए, खाने की शॉर्टेज हो जाए या जो हमारे खाने के रोजमर्रा की चीजों के दाम है उनके रेट बढ़ जाए तो उन पे असर पड़ता है। उसी थर्ड स्टेट का अगर कोई अमीर आदमी है या अमीर लोग हैं, लाइट लोग हैं, भले थर्ड स्टेट में आते थे लेकिन उनको फर्क उतना नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास पैसे हैं। तो यहाँ पर जो पेरिस के लोग हैं ना वो पेरिसियन हो गए, तो वो पेरिसियन में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए क्योंकि जो सप्लाई थी वो शॉर्ट हो गई थी और जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा हो गया था फूड का। तो इनका गुस्सा जो है रिवॉल्ट में बदला। रिवॉल्ट हुआ जैकोबिन, जेसी का मतलब जैकोबिन क्लब ने पूरा साथ दिया और इन क्लब हाउस इस पर्टिकुलर पार्टी के सारे मेंबर्स मिलकर इसके खिलाफ जो है रिवॉल्ट किए। अब ये इतनी प्रोमिनेंट थी
कि ये समझ लीजिए कि नेशनल असेंबली जो 745 लोगों की नेशनल असेंबली है उससे ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। ये रिवॉल्ट ऐसा हुआ जैसा ठीक रिवॉल्ट नेशनल असेंबली ने किया था राजा के खिलाफ। तो समझो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है फ्रांस में। तो इस मेरे आने वाले 3-4 सेंटेंस को समझ लो। नेशनल असेंबली ने किंग लुइस 16 के खिलाफ रिवॉल्ट किया और किंग लुइस 16 को हटाया और नेशनल असेंबली बनाया, एक संविधान बनाया जो किंग लुइस 16 को एकदम से पावरलेस कर देता है। इसी तरीके से जैकबिन क्लब 1792 में सबसे ज्यादा पावरफुल साबित होता है और ये क्या करता है, नेशनल असेंबली को हटाता है और एक नया असेंबली बना देता है। तो कैसे? पहले तो ये करता क्या है, ये लाएगा कैसे, वोटर्स, इनको वोट कौन देगा, क्योंकि इनके जो मेंबर्स है वो खुद जो है गरीब है और वो खुद वोटर ही नहीं है, उनको तो वोट देने का अधिकार ही नहीं मिला। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये विद्रोह करके और ये रिवॉल्ट करके ये क्रांतिकारी बदलाव लाते हैं। बदलाव क्या था, ये प्रोमिनेंट है इसलिए ये प्रेशर बनाते हैं नेशनल असेंबली में और राइट टू वोट की पॉलिसी लेके आते हैं, वोट देने का अधिकार की पॉलिसी लेके आते हैं। इनके लिए जिनके लिए अभी तक नहीं थी। मतलब अब जो 21 साल या उससे ऊपर के लोग थे वो भी वोट दे सकते थे, लेकिन अभी भी मेंस की बात हो रही है, मर्दों की बात हो रही है। 21 साल पहले क्या था, 25 ईयर, 25 साल के ऊपर के मेंस वोट दे सकते थे। अभी 21 ईयर एज के ऊपर के लोग भी वोट दे सकते हैं, यानी 4 साल का वैसे भी बेनिफिट मिल गया एज में। लेकिन जो सबसे बड़ा इनमें बदलाव आ गया वो ये था कि पहले वही लोग वोट देते थे जो टैक्स देते थे, वो भी अपना कम से कम 3 डेज वेजेस के बराबर टैक्स देते थे। ठीक है, मतलब कोई 6,000 रुपए महीना कमा रहा है तो कम से कम 600 रुपए टैक्स वो दे रहा है। तो यहाँ पर वो चीज पूरी तरीके से हटा दी गई। मतलब अब हर एक इंसान समाज का अगर वो मेन है और 21 साल या उससे ज्यादा है तो वो वोट देने का अधिकार रखता है, वो वोट देगा, चाहे वो एकदम से पैसे नहीं कमाता या वो बहुत ज्यादा कमाता है या जो पहले की क्राइटेरिया थे उससे कम कमाता है, और टैक्स देता है या नहीं देता इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब समाज का गरीब से गरीब मेन जो है मर्द है वो भी वोट दे रहा है। तो जब इनके लोग वोट देने लगेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार किसकी आएगी, इन्हीं की आएगी। तो जैकबिन क्लब जो है वो हो गए मेन प्रोमिनेंट लीडर, और जैसे ही ये लीडर बने इन्होंने नेशनल असेंबली को रिप्लेस कर दिया। एक्चुअली रिप्लेस का मतलब कि अब इनकी नेशनल असेंबली हो गई, और जब इनकी नेशनल असेंबली हुई तो यहाँ पर रिप्लेस का मतलब उसका नाम बदल दिया गया। जो नेशनल असेंबली थी ना, जैसे कि हमने बहुत इजीली समझा, हमने देखा मोनार्क है, यहाँ पर हमारे राइट साइड में आप देख सकते हैं मोनार्क है। मोनार्क की मीटिंग होती थी स्टेट जनरल, और यहाँ पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है उनकी मीटिंग होती थी, उनकी जो उनको कंट्रोल करता था नेशनल असेंबली। तो अभी क्या करना है, इन दोनों को हटा दीजिए। अब जो नया सिस्टम आ रहा है वो है कन्वेंशन। ये है रिपब्लिक फ्रांस का, ये पूरी तरीके से रिपब्लिक फ्रांस का है। जो जैकबिन क्लब ने नई असेंबली बनाई उसका नाम रखा गया कन्वेंशन। ठीक है, तो कन्वेंशन है जो नई असेंबली, इसका नया नाम रख दिया गया। अब कन्वेंशन जो है ये वही है, नेशनल असेंबली ही है, ये कोई नई चीज नहीं है, बस उसका नाम बदल गया, उसका नाम कन्वेंशन हो गया। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है जैकबिन क्लब, क्योंकि अब इनके वोटर्स मिल गए थे तो ये इनके मेंबर्स आ गए। वो जो पहले जो एलाइट लोग थे जो सिर्फ सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है सिर्फ वही मेंबर रहेंगे, वो सब सिस्टम अब हट गया। तो फ्रांस में एक बहुत बड़ा अब बदलाव हमें देखने को मिलेगा जो जैकबिन क्लब्स के थ्रू आया। तो ये कन्वेंशन में के बाद एक और जो सिस्टम आता है वो आता है हम, और जो सबसे बड़ा सवाल भी आता है, ये लुइस 16 का क्या हुआ। याद है ना लास्ट टाइम में लुइस 16 हमने पढ़ा है, उसने प्लान किया था। तो जो हमारी नेशनल असेंबली थी उसी ने उसको जब पता चल गया तो वो प्रशिया और ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दिया। तो इनका क्या हुआ, राइट, इनको जो है डेथ, इनका जो मामला चलता है, देशद्रोह का केस चलता है इनके ऊपर, और इनको डेथ सेंटेंस कर दिया जाता है, इनको मौत की सजा मिल जाती है। और फाइनली लुइस 16 को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आपने ऑलरेडी वीडियो देख लिया है कि किस तरीके से इनको मौत की सजा दी गई है। एक डिवाइस है जिसको गिलोटिन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होगा, राइट, उससे इनका गला काट के इनको मार दिया जाता है। सेम उनकी वाइफ को भी यही सजा मिलती है उसके कुछ टाइम बाद, सेम दिन, ये सेम डे की घटना नहीं है, उसके कुछ दिनों के बाद उनकी वाइफ को भी सेम सजा मिलती है और उनको भी मौत के घाट
उतार दिया जाता है। तो दिस वाज द एंड ऑफ किंग एंड क्वीन ऑफ फ्रांस, राइट। तो ये हमने देखा। तो अभी जो है रिपब्लिक फ्रांस, हमने लास्ट वीडियो में रिपब्लिक का डेफिनेशन सुना था कि एक रिपब्लिक या रिपब्लिकन कंट्री क्या होती है। तो एक्चुअल में रिपब्लिकन कंट्रीज आर दोज कंट्रीज वेयर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, द कॉमन पीपल, राइट। रिपब्लिक कंट्री वो होती है जहां पर जो कॉमन पीपल होते हैं, जो गवर्नमेंट का हेड होता है उसको आम आदमी चुनता है, कॉमन पीपल चुनता है, ना कि वो कोई राजा मोनार्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है हेड, तो हम जब पाएंगे जो हमारा जैकबिन क्लब का जो लीडर था, जो उनका मेन लीडर था, उसका नाम क्या था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैंने वो जब नाम पार्ट 7 वीडियो में बताया था तभी बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो होगा फ्रांस का नया हेड, राइट। उसको किंग नहीं बोलेंगे क्योंकि रिपब्लिक कंट्री में किंग नहीं होता, राइट। इंडिया में कोई राजा नहीं है, इन द सेम वे रिपब्लिक कंट्री में कोई किंग नहीं होता। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो है वो बनते हैं नए हेड हमारे कन्वेंशन के, हमारे नए पार्लियामेंट के या असेंबली के, राइट। तो ये था जैकबिन क्लब के आने से फ्रांस में होने वाले बदलाव। पहले हमने समझा था कि जैकबिन क्लब है क्या। फ्रांस में रिवोल्यूशनरी टाइम में बहुत सारी पार्टीज बनी, जिसमें से एक जैकबिन क्लब है जो प्रोमिनेंट थी, सबसे ज्यादा उसके मेंबर्स बने, आम बहुत ही लोअर क्लास के लोग थे इसमें। और जब ये रिवॉल्ट किए हैं और ये एक बड़ा बदलाव लेके आए राइट टू वोट का 21 ईयर प्लस लोगों के लिए, साथ ही साथ उन सब के लिए जो टैक्स देते हैं चाहे नहीं देते इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए पॉलिटिक्स में। और जब ये प्रोमिनेंट हुए तो जब इनके लोग रिप्रेजेंटेटिव जब चुने गए तो ये अपने नेशनल असेंबली को कन्वेंशन में बदल दिए। अब इनकी जो नई नेशनल असेंबली है उसका नाम कन्वेंशन है। और जो लुइस 16 है इसका भी एंड हमने देख लिया, इनको मौत के घाट उतार दिया गया। उसके कुछ दिनों बाद जो उनकी वाइफ थी मैरी एंटोनेट, इनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो दिस वाज द एंड ऑफ किंग एंड क्वीन एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ रिपब्लिक फ्रांस। यहाँ पर अभी फिर आप सोच रहे होंगे कि फाइनली चलो फ्रांस के साथ अच्छा हो गया, लेकिन एक्चुअल में ना अब अगली टॉपिक है हमारी रेन ऑफ टेरर। अब ये रेन क्या है, मतलब वो क्या है रेन, मतलब टेरर का बारिश हो रहा है। एक्चुअल में कुछ ऐसा ही है। रेन ऑफ टेरर का मतलब ये है कि जब जैकोबिन्स की पार्टी आती है और जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर फ्रांस के हेड बनते हैं तो उस पर्टिकुलर जैकोबिन्स ने जब तक के फ्रांस को गवर्न किया, राज किया, उसको एक बहुत ही फ्रांस के लिए एक टेरर का टाइम माना गया है। जैसे कि फ्रांस में बहुत अशांति है, लोगों में बहुत डर है, एक टेरर का माहौल आम लोगों में आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या रीजंस थे, जैकोबिन क्लब की रूलिंग करने में क्या प्रॉब्लम्स थी, इन सब को हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और रेन ऑफ टेरर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपको श्योरिटी गारंटी दे रहा हूं कि रेन ऑफ टेरर से क्वेश्चन तो जरूर ही आता है, हमेशा से एग्जाम में आया। तो रेन ऑफ टेरर जो है इसको आप प्रॉपर्ली देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा रेन ऑफ टेरर का। सो आज का हमने देख लिया जैकोबिन क्लब्स के बारे में, इनका लीडर के बारे में हमने पढ़ लिया। सो हम बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन की। सो टुडेज क्वेश्चन इज after the revolt of Jacobin Club, what was the biggest change in the system of suffrage? वोटिंग राइट्स में क्या बड़े बदलाव लाए, क्या ऐसे बदलाव थे जो जैकोबिन क्लब के रिवॉल्ट के बाद आए फ्रांस में? अब कौन किस एज का वोट दे सकता था और मेंस, वुमेन्स और आने वाले रिस्ट्रिक्शन जो थे उनकी टैक्सेस पे या इनकम पे क्या थे, ये हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। Okay, so I will wait for your answer. Thank you so much.